हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो। एक बच्चे के पैदा होने से उसके बड़े होने तक पेरेंट्स के मन में काफी सारे डाउट्स होते हैं। उसके फूड को लेके, उसके वैक्सीनेशन को लेकर के, उसके मेडिसिन को लेकर के, या फिर काफी सारी ऐसी बीमारियां जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको पता नहीं होता है कि ये क्यों हुई, इसका इलाज क्या है। बच्चों की इन्हीं तरीके के डाउट्स को लेकर के, या फिर कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियांशु माथुर से। तो वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं आपकी जर्नी की। कैसे स्टार्ट करा आपने? धन्यवाद साहिल जी, मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि बचपन से ही जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तब से मेरी इच्छा थी कि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ बनूं। और मैंने अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद में एमबीबीएस के लिए, जो उस समय पीएमटी एग्जाम होता था, उसकी तैयारी करी। और उसमें ऑल इंडिया के थ्रू मैंने कर्नाटक में बेल्लारी करके एक शहर है, जहाँ से अपनी एमबीबीएस ज्वाइन करी। हम्म। 5.5 साल एमबीबीएस करने के बाद में मैंने आगे की तैयारी करी और फिर मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स उठाई। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई एमडी पीडियाट्रिक्स तक पहुंचने में। जो मेरा सपना था वो मैंने बहुत आसानी से पूरा कर लिया, क्योंकि मुझे ऑल इंडिया में बहुत अच्छी रैंक मिली और मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स ज्वाइन कर ली। जब मैंने जोधपुर से एमडी पीडियाट्रिक्स की, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ आगे करना चाहिए। और आगे करने के लिए मैंने काफ़ी सारी ब्रांचेस को कंसिडर किया, क्योंकि पीडियाट्रिक जो स्पेशलिटी थी उसके अंदर सुपर स्पेशलिटीज ग्रेजुअली डेवलप हो रही थी। जैसे इंटेंसिव केयर, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, तो बहुत सारी सब स्पेशलिटी डेवलप हो रही थी। तो मैंने जो अपने लिए जो रास्ता चुना, वो मैंने पीडियाट्रिक के जेनेटिक विशेषज्ञ बनने का रास्ता चुना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका पहले डायग्नोस नहीं हो पाता था और उनके अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। और उसके साथ में ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही थी। तो इसलिए मैंने बच्चों के जेनेटिक विशेषज्ञ बनने का डिसाइड किया, और उसके बाद मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया। वहां से मैंने जेनेटिक में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ओके। अंदर अपनी फेलोशिप करी। ओके। और अब मैं जयपुर में इन बीमारियों के लिए, पीडियाट्रिक के साथ में इन बीमारियों को देख रहा ओके। तो सर, क्यों पर्टिकुलर आपने यही स्ट्रीम जो है ना आपने चूज किया? मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन? हूँ जी। तो एक अच्छी चीज मेरे साथ क्या रही कि मैं पढ़ाई में शुरू से काफी ब्रिलियंट था, और मुझे बहुत सारे अवार्ड्स और गोल्ड मेडल्स मिले। पढ़ाई में बहुत अच्छी परसेंट आई। मैंने जो भी एग्जाम दिया उसको क्वालिफाई इजीली कर लिया, मुझे उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आई। तो मेरा ये था कि कुछ चैलेंजिंग करना चाहता था। तो हम्म। चैलेंजिंग करने के लिए ऐसी कोई ब्रांच सेलेक्ट करना चाहता था जिस ब्रांच में दूसरे लोग नहीं है या बहुत कम है। हम्म। तो जो मैंने अपना फील्ड चुना, जो पीडियाट्रिक के ऊपर मैंने इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाला फील्ड चुना, हम्म। उसके अंदर इंडिया में कोई डिग्री नहीं होती थी। हम्म। इसलिए मुझे वो ब्रांच करने में अच्छा लगा और मैंने उसको भी बहुत आसानी से हासिल कर लिया। मैंने हम्म। जब इंटरनेशनली अप्लाई किया तो मेरे को इजीली सेलेक्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा। इसलिए मेरा ये था कि कुछ चैलेंजिंग करना है, कुछ नया करना है, क्योंकि जनरल काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग हटके करने से आपको अलग ही आइडेंटिटी मिलती है। तो हम्म। इस वजह से मैं इस फील्ड में एंटर हुआ। चलिए, अमेजिंग है सर। और इसका बहुत लाभ भी मिल रहा है काफी सारे पेरेंट्स को। अगर मैं नंबर्स में जाऊं तो मोर देन थाउजेंड्स पेरेंट्स जो है ना अभी तक आपकी सर्विसेज ले चुके हैं। सर, तो टोटल मेरे पास जो पीडियाट्रिक के लिए जो फैमिलीज अभी तक मेरे पास आ चुके हैं, वो लगभग 16,000 से ज्यादा है। और जो जेनेटिक रोगों के जो बीमारी के पेशेंट्स हैं, वो सालाना लगभग 1,000 पेशेंट्स मेरे पास अब आ रहे हैं। हम्म। मतलब ऑलमोस्ट हर दिन मुझे 3 से 5 जेनेटिक रोग के पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा किसी किसी दिन को 10 से 15 पेशेंट्स भी देखने को मिल रहे हम्म। सर, अपन फर्दर इस पर डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर एग्जैक्टली होता क्या है। बट उससे पहले सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि बीइंग ए पेरेंट किस टाइप के मेनली जो है ना इश्यूज एक बच्चे के साथ में वो लोग फेस करते हैं। क्या ये एक नॉर्मल से डाउट्स होते हैं जो कि वो आपके पास में रेगुलर मैनर में लेके आते हैं? हैं। जी हाँ।
तो आजकल क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो नए पेरेंट्स बनते हैं, उनके डाउट्स बहुत ज्यादा होने लग गए हैं पहले के कंपैरिजन में। उसकी कुछ वजह है। एक वजह तो ये है कि आजकल थोड़े परिवार छोटे हो गए हैं, थोड़ी न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा हो गई है। पहले ज्वाइंट फैमिलीज रहती थी, तो बच्चों को पालने के लिए दादी नानी और बहुत घर में लोग उपलब्ध रहते थे। अभी हम्म, क्या है, ज्यादातर क्योंकि जॉब के लिए न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा देखने को मिल रही है, और हम्म, न्यूक्लियर फैमिलीज में जो मदर फादर्स होते हैं उनके पास सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा लैक करता है। तो उनके हम्म, पास जो भी केयर टेकर के रूप में जो भी दाई या जो भी केयर टेकर अवेलेबल होती है, उन लोगों को उतना एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होता, और ये उनके बारे में जानते तो उतना ट्रस्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए पेरेंट्स के डाउट्स कुछ बढ़ गए। और ये जो डाउट्स हैं, ये कई चीजों को लेकर के, एक तो नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर को लेकर के डाउट सबसे ज्यादा है। पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए बच्चे के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा कि बच्चे को दूध कितनी बार पिलाना चाहिए, बच्चे का टीकाकरण रिलेटेड उनके डाउट्स होते हैं, बच्चे को नहलाना चाहिए नहीं नहलाना चाहिए, नहलाना चाहिए तो कितने दिन में नहलाना चाहिए, और अगर नहलाए तो हमें क्या चीजें यूज करनी चाहिए, उसको नहलाने के लिए कौन से लोशन लगाने चाहिए। तो जो हम्म। जनरल इश्यूज है, या बच्चा अगर रो रहा है तो क्यों रो रहा है, कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। तो पेरेंट्स के इस तरह के डाउट्स आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसकी एक वजह ये है कि उनको सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा आजकल कम देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये कहना भी क्या सही रहेगा कि पहले के कंपैरिजन में पेरेंट्स काफी अवेयर हो गए हैं और एक कंसर्न जी, दिखाने लग गए हैं इस चीज को लेकर के? जी, जी, इसमें हाँ दो बातें और हैं। एक तो है कि क्योंकि एजुकेशनल स्टेटस बढ़ा है और लोगों की अवेयरनेस का लेवल काफी बढ़ा है, वो अब हर छोटे सिम्टम्स पर भी अब डॉक्टर्स को कंसल्ट करने लगे हैं। एक तो ये वजह भी है। दूसरी वजह ये है कि पिछले कुछ समय में जो इंफॉर्मेशन है, जो हम्म, गूगल पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसमें लोगों के पर्सनल व्यूज देखने को मिलते हैं। तो पेरेंट्स कई बार वो देख करके भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक जगह पे कुछ लिखा होता है, दूसरी जगह कुछ लिखा होता है, तीसरी जगह कुछ लगा होता है। तो ये हम्म, भी एक वजह है जिससे पेरेंट्स के थोड़े से कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। हम्म। सर, अगर वो देखें अपन कि लाइक सपोज मेरा बेबी है, वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, 1 ईयर भी नहीं हुआ है, तो आपके अकॉर्डिंग वो ऐसे कौन से चेक्स होने चाहिए जिस पर टिक मार्क होना चाहिए कि ये तो कंपलसरी चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ द वैक्सीनेशन स्पेशली और मेडिसिन? जी। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो जितने भी शरीर में अंग होते हैं, वो सारे अंग कच्चे होते हैं। ओके। वो समय के साथ डेवलप होते हैं। जैसे बच्चे का ब्रेन समय के साथ डेवलप होता है, वो बड़ों जैसा पहुंचता है 7 से 12 साल की उम्र में। जैसे उसकी आंखें हैं, उसका लीवर है, स्प्लीन है, सारे अंग ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, सब ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। तो होता क्या है कि जो हम रेगुलर चेकअप करते हैं, उसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट को हम असेस करते हैं, ग्रोथ को असेस करते हैं। ग्रोथ के अंदर उसका मेनली वेट है, हाइट है, हेड सर्कमफ्रेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बच्चे की वेलबींग बताते हैं। तो कुछ ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स पे हम लोग उनका रेगुलर प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स जो हैं, वो अपना डेवलपमेंटल और ग्रोथ असेसमेंट के लिए डॉक्टर को जन्म के एक बार 48 से 72 घंटे में, उसके बाद में 7 दिन पे अगर संभव हो तो फिर 14वें दिन पे, फिर 1 महीना, फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना जो वैक्सीनेशन विजिट्स होती हैं उस पे, फिर उसको 6 मंथ्स पर, 9 मंथ्स पर और 12 मंथ्स पे एटलीस्ट ये मिनिमम विजिट डॉक्टर के पास होनी चाहिए। अगर उनके बच्चे को कोई समस्या नहीं है, तब भी ये विजिट्स होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की ग्रोथ को हम पहले टाइमली असेस कर सकते हैं, डेवलपमेंट को असेस कर सकते हैं। उसमें कहीं भी फॉल्टरिंग हो रही है तो हम उसको उसकी वजह को पहचान करके उसके रूट कॉज का निदान करने की कोशिश कर सकते हैं। और टीकाकरण का जहां तक मैं बात करूंगा कि टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। टीकाकरण इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि बीमारी होने के बाद इलाज में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बीमारी से बचाव कर लिए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और बीमारी से बचाव के लिए अभी जितने भी टीके उपलब्ध हैं वो काफी प्रभावी हैं, और उन्होंने अपना इफेक्ट पिछले हम इतने सालों में हमने देखा है, उन्होंने अपना क्लियर कट इफेक्ट शो किया है। जो बीमारियां पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, अब वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। आप सबने देखा है पोलियो का एरा, पोलियो के इराक में कितने लोगों को पोलियो हो जाता था, जिनकी वजह से वो हैंडीकैप हो जाते थे। 2012 के बाद से हिंदुस्तान में पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया है। ऐसी ऐसे ही जो पिछले कुछ समय में डायरिया के केसेस सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं, रोटा वायरस डायरिया, जो कि आजकल सभी बच्चों को लगता है सरकार में भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है और प्राइवेट में भी उपलब्ध है। उस वैक्सीन की वजह से जो डायरिया के केसेस है उनका नंबर भी काफी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, निमोनिया के मरीजों का भी नंबर कम हुआ है। तो वैक्सीनेशन एक बहुत ही प्रभावी टूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमेशा सिग्निफिकेंटली ऑन अ पॉजिटिव नोट है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल ना सोचें, वो कराना ही कराना है पेरेंट्स को। इसमें कहीं कोई डाउट ना रखें, जो बेस्ट अवेलेबल
वैक्सीन वो जरूर लगवाएं। सर, हम मेन क्वेश्चन जिसके लिए अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, ये टर्म जो है जेनेटिक डिसऑर्डर, थोड़ा सा सर एक्सप्लेन करिए प्लीज इसको। जी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, एक होती है इनहेरिटेड डिसऑर्डर और एक होती है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ओके। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर जेनेटिक बीमारी है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो मैं आज ये जरूर समझाना चाहूंगा, आपके आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिटेड हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि जब बच्चा बन रहा है, जब भ्रूण बन रहा है, उस पल जीन के डिफेक्ट्स हो गए हों। जब मदर और फादर मिलते हैं, अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, उस पल भी कई सारे डिफेक्ट्स होते हैं जिनको हम डी नोवो म्यूटेशंस बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है कि कई बार ये जो जेनेटिक बीमारी, हम लोग कैरियर्स होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज होती है, पेरेंट्स होते हैं कैरियर होते हैं, उनको डिजीज नहीं होती क्योंकि हमारे जीन जोड़ों में होते हैं। अगर उस जोड़े का एक जीन नॉर्मल है तो उनको डिजीज के लक्षण नहीं आते। बट जब कई बार ऐसे इंसान की शादी ऐसे इंसान से हो जाती है जो सेम जीन का डिफेक्ट कैरी कर रहे हैं, तो उनको 25% संभावना होती है कि उनके बच्चे को वो जेनेटिक रोग आ सकता है। तो जो हमारे शरीर में जो गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र हैं, इन 46 गुणसूत्रों के 23 23 के जोड़ों में गुणसूत्र होते हैं। और इन 23 गुणसूत्रों पे लगभग 30,000 जीन लोकेटेड होते हैं। तो ये जो जीन है, इन जीन के डिफेक्ट की वजह से जो बीमारियां होती है, हम उन्हें जेनेटिक रोग बोलते हैं। ओके। और कुछ कंडीशंस में ये जेनेटिक बीमारी इनहेरिटेड हो सकती है उनके ग्रैंड पेरेंट्स में या पेरेंट्स में वैसी बीमारी के लक्षण हो और अब बच्चे को मिल गई है, जैसे कि दौरे आना, फिट्स आना, या कुछ ऐसी बीमारी जैसे अकॉन्ड्रोप्लेजिया जिसमें बहुत ज्यादा छोटी हाइट होती है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकते हैं। तो और सर, इस ये जेनेटिक कितने बीमारी, टाइम में डायग्नोज हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। तो जेनेटिक बीमारी के बारे में ये समझना जरूरी है कि इस जेनेटिक बीमारी में एक सब कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये जो इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये एक बहुत बड़ी लार्ज कैटेगरी है जिसके लक्षण जन्म पर नहीं होते हैं। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उनको लक्षण आते हैं। और कुछ इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिसके लक्षण इंटरमिटेंटली आते हैं बच्चा क्रिटिकल होता है, सिक होता है, उल्टी दस्त होते हैं, या सांस में तकलीफ होती है, एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, फिर 5 7 दिन के इलाज से ठीक हो जाते हैं, वापस घर आ जाते हैं, फिर उनको नेक्स्ट अटैक होता है और फिर एडमिट होते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, उनको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रेजेंटेशन। वो कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें तो जेनेटिक बीमारी बहुत बड़ा ग्रुप है, हिट्रोजीनियस ग्रुप है, जिसमें अलग अलग तरह का प्रेजेंटेशन आता है। लेकिन अगर मैं समराइज करूं तो 70% जेनेटिक बीमारियों के जो लक्षण है वो बाल्यावस्था में आ जाते हैं। अच्छा। और वो पहले 18 साल की उम्र में देखने को मिल जाते हैं। बट 30% ऐसी भी जेनेटिक विकार है जिनके लक्षण हमें पहले 18 साल में देखने को नहीं मिलते, वो हमें बाद में भी देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। हाँ, जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हम लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मसल्स की वीकनेस है, ये शुरुआती लाइफ में इनमें से कुछ नहीं आती और वो बड़े होने के बाद में 22 साल, 25 साल, 20 साल, 31 साल पे पहली बार लक्षण शो कर सकती है। बहुत वेरिड प्रेजेंटेशन है जेनेटिक बीमारियों का और इनका नंबर काफी राइजिंग है। पिछले कुछ समय हाँ। में इनका डिटेक्शन रेट भी बढ़ा है और इनके बारे में समझ भी बढ़ी है, तो इसलिए इनको अब हम ज्यादा पकड़ने लगे हैं। हाँ सर, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये किस रेशो में मतलब इसका परसेंटेज जो है ना वो बढ़ रहा है। जी सर। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि जेनेटिक बीमारी में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इन हम्म। कैटेगरीज में एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर ऑटिज्म और एडीएचडी आता है। तो अगर हम बात करें कि इनके प्रपोर्शन का, तो ऑटिज्म का प्रपोर्शन जो लेटेस्ट स्टडीज है वो कोट करती है कि 2.8% है। यानी कि हर 100 में 2.8% लोग ऑटिज्म के फीचर्स रखे हुए हैं बच्चे। अगर हम हाइपर एक्टिविटी की बात करें तो लेटेस्ट डेटा कहता है कि हाइपर एक्टिविटी का जो प्रिवलेंस है वो बच्चों में 5% से ऊपर है। और हाइपर एक्टिविटी में एक इम्पॉर्टेंट कॉज जेनेटिक भी है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो अगर आप मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, क्योंकि अभी इस समय बहुत अच्छा डेटा उपलब्ध नहीं है कि कितने पेशेंट्स हर 100 में जेनेटिक बीमारी रखे हुए होते हैं, लेकिन सर ये नंबर काफी हाई है। और हो सकता है जब सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, जब सब लोगों की जेनेटिक टेस्टिंग होने लगे, जब लार्ज पॉपुलेशन स्टडीज हो जाए, तो ये 10% को भी क्रॉस करा हो। तो नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन काफी सारे डिफेक्ट्स होते हैं जो माइल्ड होते हैं, जो सीवियर नहीं होते, तो वो उनकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालते। लेकिन कई ऐसे भी बीमारियां हैं जो उनकी जिंदगी पे काफी सिग्निफिकेंट फर्क डालते हैं।
इसके अवेयरनेस को लेकर के सर क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? कैसे पता लगे पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा इस डिजीज से जूझ रहा है, कह सकते हैं अपन, या उसको होगी जी या सर। फिर वो है अभी? जी सर। तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो आजकल बहुत सारे देशों में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का कंसेप्ट है। न्यूबॉर्न हाँ। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई बीमारी के लक्षण नहीं होते, लेकिन हम्म। हम बर्थ पे स्क्रीन करके बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो अमेरिका में ये 1960 में शुरू हुआ था और तब से लगातार जारी है। हम्म। हमारे देश में अब ये 10 स्टेट्स में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी चालू चालू है, और वहां पर बर्थ पे कई डिसऑर्डर्स को स्क्रीन कर लेते हैं। लेकिन ये अलग अलग है, कुछ कंट्रीज में अराउंड 50 डिसऑर्डर स्क्रीन होते हैं, कुछ कंट्री में 29 डिसऑर्डर स्क्रीन होते हैं। हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स में 4 डिसऑर्डर स्क्रीन होते हैं, कुछ में 7 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, और कुछ में और एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग होती है। तो एक तरीका तो ये है जिससे हम पहले पता कर सकते हैं। दूसरा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग पेरेंट्स को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो इम्पोर्टेंट है, आप बच्चों के हर लक्षण को क्लोजली ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें, नोट डाउन करें, और जब भी आप डॉक्टर को मिले तो बताएं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। तो ये बच्चे शुरू में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनका लीवर और स्प्लीन बढ़ता है, इनके चेहरे की बनावट में चेंज होता है, इनकी हड्डियों की बनावट में चेंज होता है, इनकी हाइट बढ़नी रुक जाती है। लेकिन ये इतना स्लो होता है कि ये 3 से 5 साल, कई कई केसेस में 7 साल तक का समय लेता है। तो शुरू में वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं और एज बढ़ने के साथ में उनकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से है कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैसेज मेरा यही है कि एक तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में आप जरूर जानें, अपने डॉक्टर को जरूर पूछें। सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू है, उनको कोई भी सिम्टम जो दूसरे बच्चों से अलग देखने को मिलता है उसको अपने डॉक्टर को जरूर रिपोर्ट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में जो डॉक्टर्स ने ट्रेंड्स देखे हैं वो देखे हैं कि काफी सारी बीमारियां जो पहले देखने को मिलती थी वो तो हम्म। अब काफी हद तक कंट्रोल होती जा रही है, जिसमें मेनली इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, वो जी। काफी हद तक कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी जो बीमारियां हैं जिसमें जेनेटिक बीमारियां हैं, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम्म। हैं, ये हमें बड़े में देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो इसलिए अलर्ट रहे। आपको अगर कोई भी सिम्टम्स अलग से देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर को जरूर रिपोर्ट करें। सर क्या रीजन हो सकता है कि ये मतलब बढ़ रहे हैं? जी सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर हम डेटा देखें तो डेटा ये कहता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, हमारी हमारी जो 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 मदर्स हैं उनकी जो एज है, जब एज बढ़ती है उस एज बढ़ने के साथ भी कई सारे जेनेटिक विकारों का नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। फादर की एज बढ़ने के साथ भी कई सारे जेनेटिक बीमारी का एज इंसिडेंस बढ़ता देखने को मिला है। तो जो जो लेट मैरिजेस हैं, जैसे एक बीमारी होती है जिसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, तो ऐसा देखा गया है जो क्लियरली कि जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती है और लेट कंसेप्शन होता है, तो लेट बच्चे बियर करती है, तो डाउन सिंड्रोम का रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही फादर की एज बढ़ने के साथ में कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उनका प्रिवलेंस ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक कंट्रीब्यूशन तो ये है। सेकंड है जो हमारे रेडिएशंस हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे जीनोम को जीन्स को अफेक्ट कर रहे हैं, और हमारे जो जीन का जो रिपेयर मैकेनिक्स है, मैकेनिज्म है, वो उसको काउंटर नहीं कर पा रहा है। तो जो जीन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से भी ये बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसके हम्म। अलावा एक है जो हमारी जो शादियां हैं वो अगर रिलेशनशिप में हो जाती है, जैसे कि कुछ कम्युनिटीज हैं साउथ में वहां पर, और कुछ कम्युनिटी इवन नॉर्थ इंडिया में है, जो जहाँ पे शादी रिलेशंस में होती है, ब्लड रिलेशंस में होती है, जैसे मामा की भांजी से शादी या हम्म। उन फैमिलीज में 4 to 6% चांसेस है कि बच्चे को जेनेटिक बीमारी उन हम्म। फैमिलीज में जहाँ पे कंसैंग्विटी है देखने को मिल सकती हम्म। और सर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। जी मीन सर। इसको तो जड़ से खत्म किया जा सकता है, या फिर इसको मतलब पास ऑन होने के चांसेस रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में भी? इसमें एक चीज समझनी जरूरी है कि इन जेनेटिक बीमारियों में कुछ बीमारियां होती है जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं। कुछ बीमारी होती हैं जो जिसमें
इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है। जैसे फॉर ऑटिज्म है, ऑटिज्म के अंदर जो हम थेरेपीज देते हैं, बिहेवियर थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, उनसे उन बच्चों में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। कुछ बीमारियां होती हैं जो अपने लक्षण बहुत सीवियर दिखाती है। तो जहां तक हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम जो सीवियर बीमारियां हैं, जो बच्चों को डिसेबिलिटी एंड डेथ का ज्यादा रिस्क रखती है, उनका प्रिवेंशन बेस्ट मेथड है। तो प्रिवेंशन करने के लिए आजकल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं। तो जब भी किसी मदर के एक बच्चा है जो पहले जेनेटिक बीमारी से सफर कर रहा है, तो जब प्रेगनेंसी होती है तो हम उनका 14 टू 18 वीक के अंदर एमनियोसेंटेसिस या एक टेस्टिंग होती है, हम बोलते हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करके हम ये पहले ही पता कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल होगा या वो डिफेक्टिव होगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। बचाव इनमें बेस्ट है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। सेकंड है ट्रीटमेंट पार्ट के लिए। तो ट्रीटमेंट में दो चीजें हैं, एक तो होती है क्यूरेटिव थेरेपी और एक होती है सिम्टोमेटिक थेरेपीज। सो क्यूरेटिव थेरेपी यानी जड़ से इलाज, वो बहुत मुश्किल है इनके अंदर। कुछ बीमारियों के लिए अब जीन थेरेपी आ गई है, जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, हीमोफीलिया है, एडिनोलिकोडिस्ट्रॉफी है, एएडीसी डेफिशिएंसी है, इनके लिए जीन थेरेपी ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। बट इन जीन थेरेपी से भी बच्चों को हम 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर सकते। हम उनके लक्षणों में 70, 80, 90% तक का सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ थेरेपीज हैं जैसे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं, उनसे हम बच्चों में सिग्निफिकेंट सुधार कर सकते हैं, बट जड़ से क्योर नहीं कर सकते। अब क्योंकि इन बच्चों का इलाज संभव हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो अब ये भी आने वाले टाइम में पेरेंट्स बनेंगे, ये भी अब अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को जन्म देंगे। तो हमें जिस तरह से दुनिया में रिसर्च चल रही है, हम उम्मीद करें कि आने वाले टाइम में बेटर थेरेपीज अवेलेबल होंगी और हम बेटर इलाज भी कर पाएंगे इनका। बट मीन हाँ, अभी के अगर लिए जेनेटिक तो प्रिकॉशन ही एक इसका है। प्रिकॉशन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर मान लीजिए कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए सस्ती थेरेपीज अवेलेबल है, तो वो थेरेपीज की जा सकती है। बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा ना सर कि वो कम्युनिकेट करे अपने डॉक्टर से प्रॉपर और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर उन बीमारियों को पहचान भी पाए। क्योंकि पहले अगर हम बात करें, आज से 8-10 साल पहले तक जेनेटिक जांच ही उपलब्ध नहीं थी, जो पिछले कुछ समय में काफी आसानी से उपलब्ध हो गई है। तो इन बीमारियों की पहचान ही नहीं हो पाती थी, लक्षण आधारित ही पहचान हो पाती थी। अब हम लोग कंफर्मेशन टेस्ट कराने लग गए हैं और कंफर्मेटरी टेस्ट के बेसिस पे हम लोग प्रीनेटल टेस्ट करके रिकरेंसेस प्रिवेंट करने लगे हैं। दूसरा क्या है कि दुनिया में जितनी भी नई दवाइयां बन रही है, थेरेपीज बन रही है, वो सारी थेरेपीज जीन डिफेक्ट स्पेसिफिक थेरेपीज आ रही है। तो अगर हम जीन का डिफेक्ट पकड़ लेते हैं तो उस पर कौन सी दवाई बेस्ट कारगर है, हम डायरेक्टली वो मेडिकेशन उन पेशेंट को शुरू कर सकते हैं, बजाय कि लक्षण आधारित इलाज के। ओके। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा लीक से हटके मैं बात करूं तो अभी डॉक्टर प्रियांशु से एक पर्सनल स्पेस क्या होगा? आप किस तरीके से आप अपने आप को एंटरटेन करते हैं? अगर मैं सिर्फ प्रियांशु माथुर की बात करूं तो मीन आपकी कोई फेवरेट मूवी, कोई सॉन्ग? जी सर। जी सर। तो इसमें है कि जो जो मेरा कुछ फेवरेट जो हॉबीज हैं, उन हॉबीज में एक तो पढ़ना मेरी हॉबी है, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। दूसरा हॉबीज है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, जो मेरा काफी फेवरेट है कि जो दोस्तों के साथ टाइम बिताना। तीसरा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो मेरा एक फेवरेट टाइम स्पेंड करने का है। और इसके अलावा मुझे पहले तो मैं क्रिकेट मैचेस और गाने बहुत फ्रिक्वेंटली इन दोनों को एंजॉय करता था। मूवीज का ऐसा है कि मैं हर 7 दिन में पहले एक मूवी जरूर देखता था, लेकिन पिछले कुछ समय में काम का बोझ बढ़ने की वजह से अब पिक्चर देखना तो नहीं हो पाता। बट स्टिल गाने मैं रोज सुनता हूँ। और गाने सुनने के साथ में मेरा फेवरेट गेम है चेस। मैं चेस शुरू से ही चेस बहुत अच्छा खेलता हूँ और बहुत कम लोग हैं जो मुझे हरा पाते हैं। तो वो एक मेरा फेवरेट टाइम पास है। ओके। अच्छा सर, एट दी एंड कोई ऐसा स्पेशल मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहें? जी, जो महत्वपूर्ण मैसेज मैं पेरेंट्स को ये देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको आपके बच्चे में कोई भी सिम्टम्स थोड़े से अलग हटके लगते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर रहे हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा कि पेरेंट्स जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताना भूल जाते हैं। तो उन्हें राइटिंग की हैबिट होनी चाहिए, उन्हें एक डायरी में नोट करने चाहिए कि सर मुझे ये सिम्टम्स मेरे बच्चे में लगते हैं, ताकि आप जब डॉक्टर के पास जाओ आप क्लियरली डिस्क्राइब कर सको। उससे आपके बच्चे की परेशानी का जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है और जल्दी समाधान हो सकता है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब किसी बीमारी की पकड़ लेट होती है तो इसका इलाज भी उतना मुश्किल होता जाता है। इसलिए मेरा जो मेन मैसेज है, एक तो आप डरे नहीं,
एंजाइटी में नहीं आए, बच्चे की जो बेस्ट पॉसिबल केयर है वो रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, टीकाकरण का ध्यान रखें, न्यूट्रिशियस डाइट दें, जहां तक हो सके होम मेड फूड यूज करें, घर का बना खाना दें अपने बच्चों को। और अगर उसमें कोई भी आपको नॉर्मल सिम्टम्स लगते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर डिस्क्राइब करें, चाहे वो माइल्ड हो चाहे सीवियर हो। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेडिकल प्रोफेशन में स्किल्स एक्वायर करना आसान नहीं होता। ये बहुत सालों की मेहनत है जिसके बाद स्किल्स एक्वायर होते हैं और डॉक्टर आपके बच्चे की बीमारी को आसानी से पकड़ पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि क्वैक्स जो हैं, जो बहुत सारे केसेस हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वो फिर भी पेरेंट्स को बच्चे की रियरिंग रिलेटेड सजेशंस देते हैं। तो मेरा उस सजेशन है कि उसको हमेशा वेरीफाई करें, क्रॉस वेरीफाई करें, जो भी हेल्थ केयर पर्सनल है, जो क्वालिफाइड हेल्थ केयर पर्सनल है उनसे क्रॉस वेरीफाई करें। या अगर आप मेडिकल रीडिंग का शौक रखते हैं तो लिटरेचर से उसको वेरीफाई करें, है ना। तो बेमतलब में डरे ना, बेमतलब में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिथ्स हैं जो सोसाइटी में इतनी ज्यादा प्रिवेल की हुई है कि लोग जब उनको सुनते हैं तो वो उनको सही लगने लग जाती है। अगर एक ही बात को कोई बार बार सुनेगा तो उसको वो चीज सही लगने लग जाती है। तो मेरा है कि हर चीज को साइंटिफिकली वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो सर ये एट आज। दी एट दी एंड अगर मुझे डॉक्टर प्रियांशु माथुर से कंसल्ट करना है तो मैं कैसे रीच कर सकता हूँ आपको? जी सर। तो मैं मानसरोवर में रहता हूँ और मानसरोवर में मेरा क्लिनिक है। इसके अलावा मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विभाग में कार्यरत हूँ। तो मेरी जो जानकारी है वो सब जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, इवन एसएमएस की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। इवन अगर आप गूगल करेंगे तो उस पर मेरा एड्रेस आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। हम्म, तो कोई भी अगर मेरे से मिलना चाहे तो जस्ट कॉल, विल ट्राई टू हेल्प देम एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे और कांटेक्ट। मैं खुद पर्सनल रिकमेंड करूंगा डॉक्टर प्रियांशु का। ये बेसिकली डॉक्टर नहीं है, ये बच्चों के दोस्त हैं। एंड हाउ ही टीच चाइल्ड, वो ट्रिमेंडियस वर्क है सर जो आप। थैंक यू सो थैंक मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।